तो चलिए आज शुरू कर रहे हैं हम लोग वैदिक संस्कृति। क्या शुरू कर रहे हैं? वैदिक संस्कृति। ठीक है, देखिए इसमें दो काल हैं, एक है ऋग्वेदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ये जो डेट आप देख रहे हैं, ये जो डेट देख रहे हैं, इसको ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। ठीक है, और ये आपका है उत्तर वैदिक काल। हम दोनों यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, एक ऋग्वेदिक काल मतलब ऋग्वेदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति, दोनों को यहाँ पर हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको पता होगा जो ये वैदिक संस्कृति है ये एक ग्रामीण संस्कृति है। ठीक है, तो इसे आप नगरीय संस्कृति कहेंगे, ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो यही है, इसे ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। ओके, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो मैंने आपसे कहा उत्तर वैदिक किसे कहा जाता है? ये 1000 से लेकर 600 के बीच। ठीक है, बीसी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट होगा, ये दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये आर्य है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य का माने क्या है? श्रेष्ठ एवं कुलीन। आर्य का माने क्या है? श्रेष्ठ एवं कुलीन। समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, वे घुड़सवारी किया करते थे, ये सही बात है भाई। वे संस्कृत बोलने वाले थे, जो आर्य थे वो संस्कृत बोलते थे, ये सही बात है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये भी सही है, और पहले आके पंजाब में पहुंचे थे वो लोग। ठीक है, लेकिन ये कहा कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। मैंने अभी कहा कि ये ग्रामीण सभ्यता है, तो नगरों में कैसे रह सकते हैं? तो ये आपका सही उत्तर होगा ये। ठीक है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ठीक है, और जो और गेहूं जो हैं ये तो आपको मैंने बता ही दिया है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के जो है वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जो है जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? यजमान। यजमान का नाम जानते हैं ना? यजमान किसे कहते हैं? बहुत फेमस है ये नाम हमारे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अर्थवन, ये तो नहीं कहा जाता है। श्रेष्ठ। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो वेद विरोधी हैं क्या उसे श्रेष्ठ कहा जाता है? श्रेष्ठ कहा जाएगा किसी भी मतलब एंगल से? नहीं, तो उसको क्या कहा जाएगा? श्रमण। तो यही उत्तर सही है। समझ में आ गया? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल्ब सूत्र। शूल्ब सूत्र ये गणित का अंग है, लेकिन ज्यामिति का, ज्यामिति जानते हैं ना? ज्योमेट्री। ठीक है, तो उसका अंग है शूल्ब सूत्र। ठीक है, मैथ का तो है, लेकिन वो किसका है वो तो पता करना होगा ना आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में हमें पता चलता है? वो कौन सा है? तो वो है आपका ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद और सबसे नवीनतम वेद अर्थवेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए पहला ही आंसर है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। वेदों की संख्या 4। ठीक है, ब्राह्मण क्या होता है? वेद का जो सरलतम रूप होता है उसको ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण वेद। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट को नेक्स्ट क्या है? चलिए यहां पर है क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? बताइए वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ठीक है, और हम बोलेंगे वेद, वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है, उसके बाद
उपनिषदों की संख्या 108 है, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, चलिए कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से जो है त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अर्थवेद वो न्यूनतम वेद हैं, मतलब जानते हैं न्यू, जो लेटेस्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ध्यान में देते हैं कि भारत के राज चिन्ह जो है वो किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन सभी को पता है। ठीक है, ऋग्वेद, जो ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए, वो मुख्य व्यवसाय उसका पशुपालन भी था, लेकिन वो लोग कृषि भी क्या करते थे, लेकिन मुख्य अगर बात की जाए तो वो लोग पशुपालन क्या करते थे? आप बोलेंगे जी हाँ। ठीक है, क्लास को हम थोड़ा जल्दी खींच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज लगभग 50 नहीं 60 सवाल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा खींच रहे हैं। ठीक है, भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है संगीत के लिए, इसे कहा जाता है। अगर आप यज्ञ बोलें, बलिदान बोलें, तो उसके लिए यजुर्वेद है। ठीक है, और ऋग्वेद में आप तो जानते हैं धार्मिक सारी चीज़ें उसमें हैं। इसका सामवेद है इसका राइट आंसर। ठीक है, इसमें देखिए प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। मेरे पास भी है। ठीक है, मेरे पास भी है भगवत गीता, हम भी पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। आपको पता है कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण पशु जो है वो गाय को माना गया है। ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? वो है 10वें मंडल पर। केवल शूद्र ही नहीं, 4 ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, और ये सारे जो हैं कर्म आधारित हैं। कौन से आधारित? कर्म आधारित। अगर आप शूद्र हैं और आपके अगर काम ब्राह्मण वाले हैं तो आप ब्राह्मण हैं, और अगर आप ब्राह्मण हैं अगर आपके काम शूद्र वाले हैं तो आप शूद्र हैं। समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा मैं आपको नहीं फोर्स करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? मैंने आपको बताया कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, और सबसे प्राचीनतम पुराण जो है मत्स्य पुराण है। ठीक है, वैदिक धर्म का, एक मिनट, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? तो वो है प्रकृति की उपासना। ठीक है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं आपको आंसर, प्रकृति की उपासना। ठीक है, क्योंकि ये उतना भी कोई समझने वाला, कोई निष्कर्ष कथन वाला सवाल नहीं है। ठीक है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है? तो वो इंद्र के लिए जो है पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है। और आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि ऋग्वेद में इंद्र शब्द का उपयोग जो है 250 बार किया गया है, और यहाँ आपको अग्नि एक शब्द दिख रहा होगा, इस शब्द का उपयोग 200 बार किया है, और सबसे ज़्यादा 335 बार जो है पिता शब्द का उपयोग किया गया है, और माता शब्द का उपयोग 234 बार जो है ऋग्वेद में किया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गंगा का उपयोग, मतलब शब्द का उपयोग एक बार ही, वो भी गोरा नाम से किया गया है। ठीक है, चलिए आगे मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा भाई। ठीक है, आप बोलेंगे जी हाँ। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि चलिए, मैंने आपको बताया भी था कि शुल्ब सूत्र, मैंने जब आपको पढ़ाया भी था तो शुल्ब सूत्र के बारे में बताया था कि गणित से रिलेटेड है, लेकिन गणित में भी ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, आप बोलेंगे जी हाँ, आपने तो सही बताया, बहुत अच्छा बताया। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। ठीक है, देखिए आपके यहाँ पर दांत भी टूट सकते हैं। अस्तो माँ सतगमय। ठीक है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, और मृत्योर्मा अमृतन गमय। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ये किस चीज से लिया गया है? ये उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते जैसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ बसे थे? पंजाब में। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये पंजाब में आकर बसे थे और आए थे कहाँ से? मध्य एशिया से। मैक्स मुलर कहते हैं ये मध्य एशिया से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं ये नॉर्थ पोल से आए हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि ये तिब्बत से आए हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। देखिए यहाँ मिलान है। देखिए ऋग्वेद जो पढ़ता है ना उसको होत्री कहा जाता है, यजुर्वेद जो पढ़ता है उसको अर्ध वर्यु कहा जाता है, और सामवेद को पढ़ने वाला को उदगाता कहा जाता है, और अर्थवेद को पढ़ने वाला को ब्रह्मा कहा जाता है। सेम टू सेम मिलान है, और कुछ मिलाने का जरूरत जो है इसमें आपको नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा। 26 क्वेश्चन कि वेदों को अपुरुषेय क्यों कहा जाता है? अपुरुषेय का माने कि जिसकी रचना पुरुषों ने नहीं की, यानी कि मनुष्यों ने नहीं की, तो इसकी रचना देवताओं ने की है। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा कि क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1, वेदों की रचना जो है देवताओं द्वारा की गई है। आप बोलेंगे जी हाँ। यहाँ पर देखिए वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन, वैशेषिक जो दर्शन है इसका प्रतिपादन अगर आप कहें तो वो है कनाद, ये उलूक कनाद। ठीक है, आप बोलेंगे जी हाँ। मीमांसा मतलब पूर्वी मीमांसा दर्शन जो है, पूर्वी मीमांसा को जेमिनी, और उत्तरी अगर आप पढ़ेंगे तो उत्तरी के लिए ये बदरायन। ठीक है, लेकिन अभी जो है पूर्वी मीमांसा कहा गया है तो हम कौन सा आंसर टिक करेंगे? ये, और ये उत्तरी के लिए होता है। समझ में आ गया आपको? आप बोलेंगे जी हाँ। गौतम किसके लिए माने जाते हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? न्याय के लिए, न्याय दर्शन के लिए। ठीक है, आप बोलेंगे जी हाँ। वेदांत एवं उत्तर मीमांसा, उत्तर के लिए मैंने अभी आपको कहा। ठीक है, बदरायन। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। गायत्री मंत्र के बारे में आपको पता है, 3 नंबर मंडल पे है। ठीक है, याद रखिएगा, विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र जो पूरी सूर्य देवता को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था? पुरुषनी नदी के किनारे पर। नहीं दिख रहा होगा यार, चलिए यहाँ पर दिख रहा होगा, पुरुषनी नदी के किनारे पर। ठीक है, राजा परु राजा था और यहाँ सुदास था, जिनके बीच युद्ध हुआ था पुरुषनी नदी यानी कि रावी नदी के किनारे पर। एक बात याद रखिएगा कि इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला। ठीक है, इसमें संधि हुआ और दोनों मिलकर एक नए राज्य की स्थापना हुई, एक कह सकते हैं एक वंश का स्थापना हुआ जिसको आप लोग कुरु कहते हैं। ठीक है, आगे हम महाजनपद काल में पढ़ेंगे कुरु की राजधानी कहाँ है, पंचाल की राजधानी कहाँ है, तक्षशिला, ये सारी चीजें जो है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस है कि धर्म, यहाँ देखिए धर्मशास्त्रों में भूराजस्व का जो हिस्सा था वो 1/6 था। ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जा चुका वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, 800 ईस्वा पूर्व से 600 ईस्वा पूर्व के काल को क्या कहा जाता है? तो इसको ब्राह्मण युग कहा जाता है। कौन सा युग कहा जाता है? इसको ब्राह्मण युग कहा जाता है। आप बोलेंगे जी हाँ, आपने बता दिया, नहीं तो हम तो नहीं जानते थे भाई किसको ब्राह्मण युग कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 33 ना। चलिए अभी फिर से हम क्वेश्चन को, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि किस काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? अछूत की धारणा, तो वो आपका ये धर्म शास्त्र काल में हुआ था। ये रटंत वाला सवाल है, कोई समझने वाली चीज नहीं है इसमें, आपको रटना ही रटना है बस। ठीक है, समझने और समझाने वाली कोई बात नहीं है इसमें। यहाँ देखिए कि एशिया माइनर स्थित जो है बोगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि, यहाँ देखिए यही आंसर होगा उसका, कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं ना उनमें 4 वैदिक देवता, 4 हमारे वैदिक देवता जो हैं, कह सकते हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल में से एक आपका 36 नंबर क्वेश्चन जो है गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है और पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, 3 नंबर मंडल पर, और ये सूर्यदेव को समर्पित हैं और इसकी रचना विश्वामित्र ने किया। न्याय दर्शन,
न्याय दर्शन के लिए मैंने आपको कहा ये न्याय दर्शन, ठीक है, न्याय दर्शन। जैमिनी क्या है, उत्तरी नहीं पूर्वी मीमांसा के लिए। और ये जो आप चारवाक देखते हैं ये चारवाक दर्शन के लिए ही जाने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था, निष्क, तो जो आपके स्वर्ण के आभूषण हुआ करते थे उसे निष्क कहा जाता था। आप बोलेंगे जी हाँ आपने तो सही बताया। योग दर्शन, योग, योग के लिए, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। गौतम है न्याय के, जामिनी है उत्तरी नहीं पूर्वी मीमांसा के लिए, ठीक है। तो सही उत्तर इसका पतंजलि होगा। उपनिषद पुस्तक है, उपनिषद किसके पुस्तक हैं बताइए, दर्शन के। उपनिषद किसके पुस्तक हैं, आप बोलेंगे सर ये दर्शन के पुस्तक हैं। आप बोलेंगे जी हाँ। चलिए इसमें आपको मिलान करने के लिए कुछ दिया गया है और आप इसमें मिलान कीजिए। देखिए ऋग्वेद जो है ना ये किसके स्रोत हैं, प्रार्थनाओं के स्रोत हैं। ऋजुर्वेद में आपको बलिदान मिलेंगे, ठीक है, कर्म कांड मिलेंगे, तो वो आपका ऋजुर्वेद कहलाता है। सामवेद में संगीत, संगीत के जनक है संगीत आएगा इसमें। और अर्थवेद में आपका जादू टोना ये सारी चीजें आती है, तंत्र मंत्र, तो इसका ये होगा मिलान। समझ में आ गया। चलिए चलिए भाई आप बोलेंगे जी हाँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिए वीडियो को, और कुछ करने का जरूरत नहीं है आपका। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो एंशिएंट इंडिया है यानी कि जो प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें क्वेश्चन बहुत ही कम ही पूछे जाते हैं भाई। ज़्यादातर क्वेश्चन मध्यकालीन भारत और मॉडर्न इंडिया से पूछा जाता है। तो इसको सिर्फ आप देखिए। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, सिंधु नदी। सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी, लेकिन सबसे पवित्र नदी वो सरस्वती नदी है, ठीक है। सबसे पवित्र नदी की अगर बात करें तो सरस्वती नदी है। गंगा नदी का ऋग्वेद में एक ही बार यूज किया गया है, यमुना का 3 बार। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे, किसके, केकई के, केकई के शासक थे, ठीक है। ये बहुत डीप सवाल पूछ दिया गया है, इतना डीप भी नहीं जाना चाहिए कि स्पेक्ट्रम उठा के पढ़ना पड़े। चलिए इतिहास में अध्यात्म ज्ञान के विषय में जो है नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। आप बोलेंगे ये कठोपनिषद में प्राप्त होता है। इसके लिए आपको, अगर आपको डिटेल जानना होगा तो आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना होगा। आप लुसेंट पढ़ते हैं ना, लुसेंट पढ़ते हैं, इसीलिए आपका हाल ऐसा है, ठीक है। लुसेंट मत, या तो एनसीईआरटी पढ़ा कीजिए या स्पेक्ट्रम उठा के एक बार रट्टा लगा दीजिए, हो जाएगा काम समाप्त हिस्ट्री का। वैदिक नदी जो कुंभा है काबुल अभी कहाँ पर स्थित है, अफगानिस्तान पर। अरे देखने पर साफ साफ पता चलता है यार अफगानिस्तान पर स्थित है ये सवाल, ठीक है। कपिल मुनि द्वारा जो प्रतिपादित दर्शन था वो किस चीज पर था, तो वो था सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन था, सांख्य दर्शन, कपिल मुनि का, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन से प्राचीनतम प्रमाण जो है मिले हैं। मैं ये सिंधु घाटी से बता आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा पर जब खुदाई किया गया तो वहां से हमें क्या मिले, लोहा का साक्ष्य मिले। एक बात आपको पता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था वहां पर कि वो लोग लोहे से अपरिचित थे। यहाँ के लोग जो है कृषि क्या करते, वैदिक सभ्यता के लोग कृषि करते थे, लेकिन तंबाकू के बारे में अभी तक ये लोग नहीं जानते थे, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, मैं खींच रहा हूँ थोड़ा क्लास को, उतना मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, समझ गए, क्योंकि जो चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट होगा उसमें मैं उतना टाइम वेस्ट करूँगा, ठीक है, इन्वेस्ट करूँगा, इसे वेस्ट नहीं कहते, सॉरी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। देखिए यजुर्वेद ऋग्वेद पर आधारित है, और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वेद किससे रिलेटेड है। ऐसे तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसे पढ़ने वाला ये इसका ब्राह्मण वेद ये है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रस्थान त्री है, प्रस्थान त्री है, तो वो है भागवत। क्या है, भागवत। समझ में आ गया आपको। आप बोलेंगे जी हाँ मुझे ये तो समझ में आ गया। अब देखिए कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत, आप बताइए कि ये कर्म का जो सिद्धांत है ये
किससे संबंधित है, एक बात बताइए। कर्म का सिद्धांत, कर्म से, क्या वेदांत तो है, वैशेषिक है? तो जहां तक मुझे लगता है कि इसका आंसर जो है क्या होगा, वैशेषिक होगा। चलिए वैशेषिक होगा, ठीक है, कर्म से। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसको मिलान करेंगे, 51 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसका मिलान करते हैं। देखिए जो आपका अर्थवेद है, अर्थवेद, अर्थवेद में औषधि और जादू टोना होता है। ऋग्वेद में आपकी ईश्वर की महिमा को बताया गया है। रजुर्वेद में जो है बलिदान को, यज्ञ को कहा गया है। सामवेद में संगीत को कहा गया है, मतलब से संबंधित है, रिलेटेड है, या आप कुछ भी कह सकते हैं। मैंने आपको बता दिया ये चीजें भाई। चरक संहिता, आपको पता है ना कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो वो चिकित्सा से संबंधित है, चरक संहिता, ठीक है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ, अगर मैं यज्ञों की बात करूं तो देखिए जितने भी यज्ञ होंगे, बलिदान वगैरह होंगे, वो सारे चीज किस में आएंगे? यजुर्वेद में आएंगे। पता है कि एक यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों मतलब में मिलते हैं, दोनों में मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सा गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। वैदिक युगीन सभ्यता थी एक मंत्री परिषद थी, मंत्री परिषद। जो वैदिक युगीन था वो सभा था मंत्री परिषद का, ठीक है। किसको कुलुप कहा जाता था, किसको कुलपति कहा जाता था, मैं आपको वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। इस जो देखिए जो आपकी ऋग्वैदिक सभ्यता है ये 1 नंबर सभ्यता है, ठीक है। इसमें ना बाल विवाह है, ना और कुछ, ना प्रदा प्रथा है, ठीक है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। शासन प्रणाली यहाँ पर गणतंत्र हुआ करती थी, एकदम 1 नंबर चीज, सारा चीज 1 नंबर था, ठीक है। सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है बताइए? ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? आप बोलेंगे सर सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। और ये जो अर्थवेद है सबसे नवीनतम वेद है, ठीक है। बोलेंगे जी हाँ। बताइए, मैं आपसे कहता हूं कि जो ऋग्वेद का अध्ययन करता है उसको क्या कहा जाता है? होत्री। समझ में आ गया? धोतेरी, तो वही होत्री। निम्नलिखित चलिए भैया, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के प्रारंभिक विचारधारा है? तो वह है सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन। चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, ये जो 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों को जब अब स्पष्ट करते हैं, ये किसमें है? ये है वैदिक युग में रूप से अभिव्यक्ति हुई, वो है वैदिक युग में। मैं इसको फिर से बता देता हूं कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, वेदांतों की संख्या कितनी है? अब बोले वेद और वेदांग, वेदांगों की संख्या 6 है। मैं आपको 6 वेदांगों को बताता हूं, याद रखिएगा 6 वेदांगों की संख्या है, ठीक है। 6 वेदांग कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और आपका ज्योतिष। ये सारी चीजें, ये इतना याद रखने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इतना याद रखने का जरूरत नहीं है, समझ में आ गया? चलिए यहां देखिए, निम्नलिखित में वह दस्तकरी कौन सा है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? देखिए नहीं लाई गई थी तो वो आभूषण पहनते थे, मृत भांड थे उनके पास, बढ़ईगिरी का काम वो लोग करते थे, लेकिन लोहार का काम नहीं क्या करते थे। समझ में आ गया? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखिए, आयुर्वेद, आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद से ही रिलेटेड है, ठीक है। और ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा को रखा गया है। धनुर्वेद जो है ये यजुर्वेद है, और यजुर्वेद जो है ये बलिदान कर्मकांड पर आधारित है, संबंधित है। गंधर्व वेद ये सामवेद, और सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। आप बोलेंगे जी हाँ। शिल्प वेद जिसको अर्थशास्त्र के अर्थवेद, और अर्थवेद में जादू टोना वशीकरण ये सारी चीजें जो हैं इसमें रखी गई हैं। तो आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, समझ में आ गया? ठीक है, आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे कवर। समझ में आ गया आपको?
देखिए कल से जो है मैं थोड़ा डिस्कस में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ 60 क्वेश्चन हो गए लगभग 24 मिनट में, तो ये सिर्फ मेरी पढ़ाई हो रही है, आपको मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूँ। मैं टाइम मैनेजमेंट अभी नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा नया नया वीडियो हम बना रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि लगभग से 30 मिनट में मेरा 50 क्वेश्चन हो जाए सॉल्व, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं,